दिख नहीं है क्या? नहीं, आराम से, अभी नहीं, बहुत टाइम है। आज जब तक कहोगे नहीं तब तक हम जाने के लिए नहीं कहेंगे। दबा है। ठीक है सर भैया। कुछ लगाना पड़ेगा यार इसके नीचे, है ना? लगाना पड़ेगा। लाइट से निकालो कुछ इतना कुछ रखे हो। कुछ नहीं रखा है। बताओ कुछ रखे हो? बस रखने क्या? लाइट में कुछ नहीं है। जब तैयार हो जाओ तो बता देना। जब तैयार हो जाओ तो बता देना। 1 मिनट जाओ। कोई चैनल है जो 1 मिनट कह रहा है, ये ना ही रह गया। शुरू करिए अध्यक्ष जी गोरखपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीडीए के जननायक माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आज इस हाल में जनपद गोरखपुर की तरफ से आपका हृदय से अभिवादन करते हैं, इस बात के लिए कि आपने जो गोरखपुर में व्यापारियों के साथ हो रहे जाति हो रही है, आपके संज्ञान में जो मामला आया है विरासत गलियारा, तो आपके द्वारा आपके निर्देशन में 25/6/2025 को विरासत गलियारा का मौके का निरीक्षण करने के लिए समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश नेता विरोधी दल सम्मानित आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, दूसरे नेता विरोधी दल विधान परिषद आदरणीय सम्मानित लाल बिहारी यादव जी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आपने भेजा था। और वहां जाने पर जो स्थिति उत्पन्न की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, शासन द्वारा, योगी जी के जनपद में, आप पूरा देश जानता है। मीडिया के माध्यम से भी हम धन्यवाद देते हैं कि गोरखपुर के तमाम नौजवान साथी, हमारी बहनें, माताएं इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, तो बहुत मजबूती के साथ खड़ा होकर के उन लोगों ने अपना समाजवादी पार्टी के लोगों ने व्यापारियों को हक दिलाने के लिए संघर्ष किया है। इसके लिए हम सभी साथियों का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और माननीय जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इसी तरह से, अभी तो कितना दिन हुआ, लेकिन आपने गोरखपुर को बुला लिया,
हमारे दर्द को समझा। इसके लिए माननीय जी आपको हृदय से पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अध्यक्ष जी कहाँ बोलिए, उनका नाम लेना था आपको। किसको? नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं अध्यक्ष भूल गया बुलाने के लिए आपको। अरे ठीक, कोई बात नहीं। अब हम आग्रह करते हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता विरोधी दल आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी आप आए और हम सबको संदेश देने का कष्ट करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष गोरखपुर समाजवादी पार्टी, हमारे साथी नेता विरोधी दल विधान परिषद माननीय श्री लाल बिहारी यादव जी और सम्मानित साथियों, गोरखपुर की घटना जब दुकान तोड़ने की वहां के लोगों के साथ सरकार द्वारा की जा रही जाति के संबंध में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी दी गई, तो आपने हमको और माननीय नेता विरोधी दल विधान परिषद माननीय लाल बिहारी यादव जी को यह आदेश दिया कि आप दोनों लोग जाएं और वहां व्यापारियों से मिलकर उनकी समस्याओं को देखें और कैसे उसका समाधान हो सकता है, इस पर एक बात रिपोर्ट आप तैयार करके दें। हम इनके आपके निर्देशानुसार हम लोग वहां गए, 25 को गए और वहां जो है गोरखपुर में हमारा 24 को ही प्रोग्राम चला गया था। हमारे प्रदेश जिला अध्यक्ष ने वहां रूट चार्ट बनाया था कि हम लोग वहां जाने वाले मोहल्ला नॉर्मल, पुलिस चौकी, पांडे हाता, बाजार घंटाघर, रेती चौक, नखास चौक, बक्सीपुर चौराहा, अलीनगर चौराहा, हजारीपुर, जटाशंकर चौक, धर्मशाला बाजार के व्यापारियों से मिलने के लिए हम लोग इसी रूट से जाएंगे। जब हम लोग सर्किट हाउस से अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाता के पहले वो पांडे हाता के पहले पहुंचे तो वहां इनके स्थानीय विधायक भाजपा के और उनके मेयर एक बुलडोजर खड़ा करके और ट्रक खड़ा करके 30-35 या 20-25 आदमी लेकर के वहां खड़े थे कि इन लोगों को हम लोगों को जाने नहीं देंगे। वहां इन्होंने नारेबाजी की। हमारे साथी गाड़ी से हम लोग पहले निकले तो हमारे सामने हमारे 2 साथियों की गाड़ी, एक तो विजय बहादुर यादव जी की गाड़ी आगे थी, उसको पहले इन्होंने तोड़ा। इसके बाद राहुल यादव की गाड़ी थी, उसको भी इन्होंने तोड़ा और हम लोगों को पुलिस मना करने लगी कि आप इस रास्ते से न जाइए, रास्ता बदल जाइए। उस समय हमने अपने नेता विरोधी दल विधान परिषद से बात की तो ये तय हुआ कि हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे और नहीं तो हम ही धरने बैठेंगे। फिर हम लोग धरने पर बैठ गए। धरने पर जब बैठ गए तो काफी देर धक्का मुक्की होती रही इधर उधर से। बाद में पुलिस ने लोगों को हटाया और रास्ता साफ कराया। फिर हम दोनों लोगों के पास वहां के सीओ और एसडीएम मजिस्ट्रेट वो आए। उन्होंने कहा साहब रास्ता साफ है, अब आप चलिए, जिन व्यापारियों से मिलना हो मिल लीजिए। हम लोग फिर गए, एक एक व्यापारी से मिले। व्यापारियों का दर्द इतना था कि वो कह रहे थे साहब हमारा जितना हमने 50 लाख 65 लाख में घर लिया है, हमको 30,000 मुआवजा देने की बात करते हैं और बिना नोटिस दिए हमें कहते हैं अब घर या तो अपना गिराओ नहीं हम गिरा देंगे। सबको नोटिस भी नहीं देते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। बहुत सारे घर वाले, एक तो ऐसे दुकानदार मिले जो रोने लगे। उन्होंने कहा हमारे पास जितनी दुकान है वो सब उसी में चली जा रही है, हमारे पास दूसरा कोई जगह ही नहीं है जहां हम जाकर के कोई काम करें, हमारे बच्चे क्या करेंगे। और हम लोग जब निकले तो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वो व्यापारी नाराज थे, वो विरोध थे। सारे व्यापारियों ने स्वागत किया। हमारे नेता विरोधी दल को माला पहनाया, गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी और हम लोगों से मिल करके कहा। तो हमने उनसे कहा भाई ये तोड़ रहे हैं, मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, तो अयोध्या में भी तोड़े थे तो देख रहे हो क्या रहा। तो उन्होंने कहा साहब अब कि हम दूसरी अयोध्या गोरखपुर बनाएंगे कि ये लोग जबरदस्ती जो तोड़ रहे हैं, हमें हमसे खुद व्यापारी ने कहा हम सबक सिखाएंगे, ये पुलिस के बल पर हम लोगों से वो कर रहे हैं। फिर साहब वहां से हम लोग जब बढ़े
तो वहां तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। पहले जो धक्का मुक्की, गाड़ी तोड़, ईंटा फेंकना, अंडा फेंकना, ये सब वहां चला। इसके बाद हम लोग गए कि एक दुकान से गए, सबकी लिस्ट है, अगर हम आपको बताएं तो लंबा हो जाएगा। कुछ लोगों ने जमीन खरीदी है काफी लंबे दाम पर, उसका मुआवजा 29,000 दे रहे हैं, 65 लाख की जमीन 29 लाख दे रहे हैं। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था कि दुकान नहीं तोड़ी जाएगी, उसके बाद उनकी दुकान तोड़ दी गई। हम लोग कुछ हिस्से में हम और कुछ हिस्से में माननीय नेता प्रतिनिधि विधान परिषद व्यापारियों से मिले। वो बहुत पीड़ित और भयभीत थे, हिंदू मुसलमान सभी, सब ऐसा नहीं था कि वो अच्छा वो जो गलियारा है, वो गलियारा वास्तव में अब पार्टी लाइन पर क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। जब मैं पढ़ता था तब से जानता था, और आने जाने का रास्ता भी है, कोई रास्ता भी नहीं हो रहा। लेकिन वहां के लोगों ने हमसे बताया कि बाबा यहाँ होली खेलने आते हैं तो उनको जगह कम पड़ जाती है, इसलिए उन्होंने ये योजना बनाई होगी। अब वो दुकानें तोड़ दी गई। वहां से हम लोग जब आगे बढ़े, सबसे पीड़ घंटाघर के पास पहुंचे तो हमारे साथी भी ये दूसरे रूट पर देखने लगे। मैं आगे बढ़ा, तो जब आगे बढ़ा तो वहां एक चौराहा था, तो घंटाघर से आगे गया तो वहां जटाशंकर चौराहे पर इन्होंने भीड़ लगा रखी थी। हम चूंकि बहुत ज्यादा पैदल नहीं चल पा रहे थे, हमारे नेता विपक्षी विरोधी दल वो तो खूब पैदल चल लिए, तो इनको नहीं घेर पाते थे। हम चूंकि गाड़ी में बैठे थे, मेरी गाड़ी घेर ली, मेरे गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए, भद्दे भद्दे नारे लगाने लगे, बोनट पीटने लगे, और पुलिस मौत होके बैठी थी। जब हमारे कार्यकर्ता पहुंचे और उनसे भिड़ंत होने लगी, तब वो लोग रास्ता बदल लिए, तब हम आगे बढ़े। कुछ दूर आगे गए तो वहां भी यही देखा, वहां भी लोग बैठे खड़े थे, नारे लगा रहे थे, माननीय अखिलेश जी का नारा लगा रहे थे, हमारा नारा लगा रहे थे, और काला झंडा दिखा रहे थे। काला झंडा हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता ने खींच लिया, तो काला झंडा नहीं रहा तो काला छाता ले आए, और छाता हम लोगों को दिखा रहे थे। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि विपक्ष सरकारी दल के आदमी इस तरह से काला झंडा विपक्ष के लोगों को दिखावे। ये नई परंपरा गोरखपुर में कायम हुई, जो गोरखपुर में का। इसके बाद वहां से हम लोग निकले, फिर हम तिवारी जी के हाथे में गए, वहां हम लोगों ने चाय पानी पी, काफी देर तक सड़क पर हम लोग घूमते रहे, 3-4 घंटा। बड़ी दुर्दशा कर रखी है वहां। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है, उन्हीं के आदमी लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, हमारी बोलने की आजादी को ले रहे थे, हमारे स्वतंत्रता पूर्वक जाने की आजादी छीन रहे थे, अंडे फेंक रहे थे, ढेले ईंटें फेंक रहे थे। ये लोकतंत्र का अच्छा लक्षण नहीं है। ये जो लोकतंत्र के माध्यम से सरकार तो चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने की स्थिति में ये नहीं है, उसे कमजोर कर रहे हैं। और मैं, हमारे सारे साथी वहां थे, जितने लोग लगे थे, मैं सबका नाम कहां तक लिख पाऊंगा, लेकिन मैं अपने बहादुर साथियों का, गोरखपुर के अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने हम लोगों की सुरक्षा की, पुलिस ने नहीं सुरक्षा की, इन लोगों ने सुरक्षा की। और गाड़ी जो टूटी उसमें लड़ाई भी हुई, हाथापाई भी हुई। हमारे बहुत से साथी, जिन हम किसका नाम लें किसका न लें, तो ये मैं आपसे, ये मेरा यही वो था, यही मुझे बताना था। मेयर और एमएलए, और अगर इनके पास आदमी थे, इनको व्यापारियों का समर्थन था, तो सारे व्यापारी आके खड़े हो जाते। व्यापारी नहीं थे, पता नहीं कहां से लोगों को ले आए थे, और बुलडोजर लेके रास्ता जाम कर रहे थे। रास्ता जाम तो अपने भीड़ से करना चाहिए, तो बुलडोजर ले आए, ट्रक ले आए, उस पे खड़े होकर नारे लगा। तो इस तरह से वहां इन लोगों ने व्यापारियों को, मेरे पास सब है कागज, और वो आप चाहेंगे तो हम बता भी देंगे। इस तरह से उन लोगों ने हम लोगों को परेशान बने। एक तरह से जो प्राणघातक हत्या निकला था, वो हमारी तो वही स्थिति थी, हमारी गाड़ी की वही स्थिति थी। हमारे भाई लाल बिहारी जी पैदल आ रहे थे, इनको कुछ पहचान भी नहीं पा रहे थे, इनको कम घेरते थे। हमको दिन में घेरना, नारे लगाना, मुर्दाबाद, हमने समझाया कि हम बहुत नारा लगा। हम तो इंदिरा गांधी को कम नारा, काला झंडा दिखाए, हम पंडित जवाहरलाल को भी दिखाए, हम लोग भी बहुत किए हैं। हमको न दिखाओ, जाओ तुम लोग भागो। तो कहा अच्छा आप दिखाएं तो हम भी दिखा रहे हैं। ये कहा करके
किसी तरह से हम लोग आगे गए। सबसे बड़ी दुर्घटना जो थी, जो जटाशंकर चौराहा और वो नॉर्मल चौराहा यहाँ था, वहां हम लोग खतरे में थे, लेकिन किसी तरह से हम लोग निकल के चले गए। मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उनसे बच के निकालने में हमारी सहायता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वो चंदौली वाले बोल दें, चंदौली वाले मास्टर साहब का नाम ले लो। हाँ, नाम ले लो। तुम ये ले देंगे नाम, वो ले देंगे, वो ले देंगे। जनपद चंदौली से हमारे शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक विद्याधर जी मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि वह आए अपनी बातचीत को रखें। आदरणीय विद्याधर जी। प्रजातंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लोगों में एक विश्वसनीय व्यक्ति तथा हम लोगों के हृदय सम्राट माननीय अखिलेश यादव जी और सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए समाजवादी पार्टी के धड़कन तथा गोदी मीडिया से भिन्न सामने बैठे हुए सच्चाई को उजागर करने वाले मेरे मीडिया साथी, मैं चंदौली के ताहिरपुर में जो बंदरगाह बना हुआ गंगा के किनारे, उसके नाम पर जो जमीन हड़पी जा रही है, उसके लिए मैंने निवेदन किया था और समय दिया गया। और मैं आपको बताऊं तो बंदरगाह गंगा के किनारे, गंगा पर बना है, गंगा में पानी नहीं है, बंदरगाह एकदम फेल है। 4 वर्ष पहले मोदी जी उद्घाटन किए थे, एक जहाज आई थी, उसके बाद एक भी जहाज नहीं आ पाई और सरकारी आंकड़ा रहा है कि 0.01% प्रॉफिट हो रहा है। उस पर वहां के 4 गांव की जमीन, ताहिरपुर, मिल्कीपुर, गोपालापुर, छोटा मिर्जापुर की जमीन जबरन ली जा रही है और जहां पर बंदरगाह बना हुआ है वो बनारस जिले में है। वहां का सर्किल रेट 14 लाख हिस्सा मिल गया और बगल में जो मिर्जापुर है, कुल मिलाकर के 4 लाख हिस्सा है। किसान देने को राजी नहीं है और एक दिन 2 ट्रक पीएससी एसडीएम लेकर के पहुंच गया और गांव को एक तरफ से 4 दीवारी के लिए खनवाने लगा। तो हम एसडीएम साहब से कहे कि एसडीएम साहब, आप कह रहे हैं कि जमीन हमको लेनी है, हम कह रहे हैं कि गांव वालों को जमीन नहीं देनी है। तो एक ही रास्ता है कि हम हाथ उठा के खड़े हैं, ये औरतें खड़ी हो जा रही हैं, गोली मारिए और जमीन ले लीजिए। लेकिन किसी भी हालत में यहाँ की जनता अपनी जमीन अपने बच्चों के हाथ में कटोरा थमाने के लिए नहीं देगी। आपको बताऊं कि वहां का सर्किल रेट 15 लाख से 20 लाख हिस्सा है और ये सरकार 4 लाख हिस्सा दे रही है। इसके बाद आधी जमीन गैर मुमकिन कर देगी। सन 52 का बंदोबस्त दिखा करके कि सन 52 के बंदोबस्त में सरकार की जमीन थी, वो आधी जमीन गैर मुमकिन करके किसानों को वो हटाना चाहते हैं 4 गांवों को। तो चूंकि माननीय अखिलेश जी ने जो हम लोगों को संबल दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप हम लोगों के सर पर हाथ रखेंगे और किसी भी हालत में वहां की जनता इतनी जाग चुकी है कि हम हिंसक तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक साधु देश में है और ये गांधी का देश है, हिंसा के रास्ते से नहीं चलेगा, न हम हिंसा करेंगे, लेकिन हम मानेंगे भी नहीं। चाहे तुम गोली से उड़ा दो और घटना कर दो, कितनी लाश गिरा दो, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। और अपने मीडिया साथियों से कहता हूं कि आप हमारी सच्चाई को उजागर करें। इसी तरह और जो जमीन ये हड़प रहे हैं, वहां के 70% जनता जो है माझी समाज से है और गंगा में नाव चला करके अपना जीवन यापन करती है। उनको हटाने का मतलब उनके पास घर द्वार नहीं रह जाएगा, उनके बाद बच्चों के हाथ में कटोरा होगा। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके एक नेता है वहां मिल्की रायनी, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। वो आपसे समय मांगे थे, आपने समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको उम्मीद और आशा दिलाते हैं कि अगर आपका इसी तरह हमारे ऊपर हाथ रहा
तो हम वहां हिंसा तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर हिंसा किया गया तो सहेंगे, लेकिन किसी भी हालत में जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय विद्याधर जी का, जो उनके साथी उनके साथ आए हैं, न केवल अपनी बल्कि वहां के गांव के लोगों की जो जमीन सरकार हड़पना चाहती है, उनका दुख दर्द बताने के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इधर पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को हो गया है कि जहां जमीन दिखाई दे रही है वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। ये कोई एक शहर की कहानी नहीं है। हर शहर में अगर कहीं जमीन है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नजर पड़ गई तो कोई न कोई तरीका अपना रहे हैं, शासन प्रशासन का साथ लेकर के उन जमीनों को कब्जा करने का सिलसिला चल रहा है। मैं अपने दोनों लीडर ऑपोजिशन, अपर हाउस और दोनों हाउस के जो लीडर ऑपोजिशन हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं और गोरखपुर के तमाम हमारी पार्टी के संगठन के नेताओं का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गोरखपुर के लोगों की तकलीफ और परेशानी की आवाज बन करके उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। अभी जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे थे, हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और लीडर ऑपोजिशन, कि जब वो गए तो उन्हें रोकने के लिए बुलडोजर के ऊपर जो बकेट है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके साथ पूरी पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा था और कहीं न कहीं से कोऑर्डिनेशन हो रहा था। वहां के विधायक भी हो सकते हैं, वहां के चुने हुए सबसे बड़े पद पे बैठे हुए भी हो सकते हैं। और सोचिए कब विरासत का गलियारा बना रहे हैं, जब उनके पास आखिरी बजट बचा है, आखिरी बजट। और सच्चाई यह है कि अगर उन्हें गोरखपुर के लिए कुछ काम करना था तो सबसे पहले उन्हें अपनी सबसे पहली घोषणा याद रखनी चाहिए थी। उन्होंने गोरखपुर के लिए सबसे पहली घोषणा झांसी में जाकर के की थी और कहा था कि झांसी के साथ साथ गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। आज दिल्ली के 8 साल, 11 से काफी समय हो गया, और यहां का 9 साल, 11 और 9, 20 साल। बताइए, दिल्ली के 11 साल और इस सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। न झांसी में मेट्रो बनी है और न ही गोरखपुर में मेट्रो बनी है। और गोरखपुर के लोग जानते होंगे कि वहां पर गोरख धंधा चल रहा है। अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोल करके यहां के राज खोल दिए, अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोल करके यहां के राज खोल दिए तो वहां विरासत गलियारा की जगह हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा। अगर गोरखपुर की सच्चाई सामने आ जाए तो वहां विरासत का गलियारा नहीं, हिरासत का गलियारा बनाना पड़ेगा। गोरखपुर में विरासत गलियारे में जमीन मकान का मुआवजा सहमति से नहीं बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से देना चाहिए।
क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार दबाव बना करके शासन प्रशासन का, पुलिस को आगे कर करके व्यापारियों से और जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे जबरदस्ती सहमति पर साइन करवा रहे हैं, जबरदस्ती सहमति दिलवा रहे हैं। सरकार अपना डर दिखा करके कि उन्हें मुआवजा न ज्यादा देना पड़ जाए तो सहमति के पत्र जारी करवा रहे हैं, सहमति करवा रहे हैं उनसे। हमारी मांग है कि उन्हें सहमति से नहीं, दबाव बना करके नहीं, डरा करके नहीं, धमका करके नहीं, बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से उन्हें मुआवजा देना चाहिए। सबको मालूम है जब खुद की जमीन का मामला था तो यहां बहुत सारे हमारे जागरूक पत्रकार हैं, सब जानते हैं कि जब उनकी खुद की जमीन का मामला था तो अधिकतम संभव मूल्य पर मुआवजा वसूला गया और जमीन देने के नाम पर तथाकथित दयावान बनने की वाहवाही भी लूटी गई थी। जिस समय उन्होंने अपनी जमीन का मुआवजा उठाया तो वाहवाही भी लूटी उन्होंने। और बाकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। कि कितना मुआवजा उन्होंने उठाया होगा। सच्चाई तो यह है कि कॉरिडोर के नाम पर एक बहुत बड़ा भाजपाई लूट तंत्र सक्रिय है, जो तरह तरह के बहाने करके आसपास के लोगों की जमीन औने पौने दाम में ले लेते हैं और बाद में ऊंचे दामों में बेच देते हैं, और या फिर उनसे दबाव बना करके जमीन छीन करके उस पे कैसे ज्यादा मुनाफा कमाएं, कारोबार करने का काम कर रहे हैं। इस खेल में कुछ गिने चुने भाजपाई मलाई काट लेते हैं, लेकिन स्थानीय जनता के साथ धोखा हो रहा है, उनके हाथ खाली रह जा रहे हैं और वो अपने को ठगा महसूस करते हैं। इसलिए अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। और एक बात तो इतने दिनों में सब जान गए हैं कि भाजपा के लोग किसी के सगे नहीं हैं। केवल गोरखपुर में गोरख धंधा नहीं चल रहा है, वो गोरख धंधा की जो आदत थी वो लखनऊ में भी दिखी। उनके अपने सलाहकार, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और पीछे ही पीछे हाथ मिलाए हुए थे जाने किससे। आखिरकार जिनसे हाथ मिलाया हुआ था वो भारत देश में कि भारत देश छोड़ के चले गए। वो भी केवल वो ही नहीं, और भी वहां छिपे हुए लोग बैठे हैं जो जमीनों का काम कर रहे हैं। अपने गांव के आसपास कैसे जमीन हड़पी जाए उसके लिए बैठ करके यहीं पर लखनऊ में हमारे आपके हॉल से ज्यादा 800 मीटर दूर यही कार्यक्रम चलता है कि जमीन को कैसे कब्जा किया जाए। ये तो गोरखपुर के लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किसके नाम पर हुई हैं। कई सौ एकड़ जमीन छीनी जा चुकी है, दबाव बना करके सस्ते पैसे में गरीबों से रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। जो लोग पूरे प्रदेश का भ्रष्टाचार किए खुलासा करते फिरते हैं, उन्हें अपने नाक के नीचे गोरख धंधा नहीं दिखाई दे रहा है।
और इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उस गोरख धंधा में वो खुद या उनके लोग जो बहुत ही खासम खास हैं वो शामिल हैं, क्योंकि उन्हें जमीन के साथ साथ सोने से भी बहुत प्यार रहे। केवल ये जमीन का मामला तो है ही है, फर्जीवाड़ा गोरख धंधा सिसोदिया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में भी हुआ है, जहां कई सौ बच्चे घूम रहे, उन्हें डिग्री कहां मिलेगी, उनकी फीस जमा हुई थी, डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी सुनने में आया है, सच्चाई क्या है, शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड बनाया होगा अपने गृह जनपद जाने का। कोई मुख्यमंत्री इतना अपने गृह जनपद नहीं गया होगा जितना ये मुख्यमंत्री जी गए हैं। जनता दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, जनता की सुनवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुनने में आया है कि 17 साल की नाबालिग यूट्यूबर के साथ रेप की घटना हुई है, अखबारों में भी छपा है, और बहुत ही करीब व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी का ये जिसने घटना की है। हालांकि उस मामले में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि भाजपा क्या क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर सरकार के लोग लोकतंत्र, संविधान, परंपराएं, उनको किसी को नहीं निभाते इन लोग। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, 2 हाउस के सबसे सीनियर लीडर्स विपक्ष के वो जाएं और उन्हें रोका जाए, और प्रशासन नहीं रोक रहा, प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रहे हैं। ये वो समय याद दिला रहे हैं जो हिटलर के समय होता था। हिटलर भी अपने साथ कोई दूसरा काम कराने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को भेजता था, पुलिस की ड्रेस में, वर्दी में। इन्होंने वर्दी में तो नहीं भेजा, लेकिन एक चिन्ह भेज दिया, चुनाव चिन्ह बनता लग जा रहा है लगता है इनका, जो अन्याय का प्रतीक है। और ये हम नहीं कहते हैं, कोर्ट तक ये कह रहा है कि अन्याय का प्रतीक बनता जा रहा है बुलडोजर। सोचिए, बुलडोजर में आज के समय पे लोकतंत्र में 2 लीडर पोजीशन को रोक रहा है, और उसके ऊपर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता अंडा फेंक रहे हैं, झंडा दिखा रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि न वो बुलडोजर से डरे, न वो अंडों से डरे, और न काले झंडों से डरे। और जब उनका काला झंडा दिखाई दिया तो हमारे साथियों ने काला झंडा भी छीना और उनका काला छाता भी छीन लिया जो दिखाना चाहते थे। हम लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं, कानून पर भरोसा करते हैं। हम दोनों लीडर ओपोजिशन से कहेंगे कि जो वहां के डीएम हैं, एसएसपी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ लिख करके कार्रवाई मांग कीजिए, लिख करके। अगर उनके खिलाफ आज कार्रवाई नहीं होती है तो जब जनता समाजवादियों को मौका देगी तो उस समय उन पर कार्रवाई होना निश्चित है, कार्रवाई होगी उनके ऊपर। और व्यापारी भी अगर हिम्मत जुटाएं, ये कहें कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है, सहमति के लिए हमें दबाव बना रही है सरकार, अगर वो भी व्यापारी लिख करके देंगे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ समय आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर अपने समाजवादी साथियों का, जिन्होंने संघर्ष करने का काम किया। अब ज्यादा संघर्ष नहीं करना है, आप सब लोगों को मन बना करके गोरखपुर से गोरख धंधा करने वालों को हटाने का काम करना है। साथ ही साथ मैं विद्याधर जी का और उनके साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तमाम किसान गरीबों की आवाज उठाने का काम किया। और जब समाजवादी सरकार थी कभी भी इस तरह का दबाव नहीं बनाया गया। लखनऊ में जब मेट्रो बनी तो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी बीच में आई,
उन लोगों को मुआवजा दे करके, अच्छा मुआवजा दे करके उन जमीनों को लिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस उदाहरण है, जिस समय लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया था उस समय भी किसानों से जमीन ली गई, और किसानों से जो जमीन ली गई वो सर्किल रेट बढ़ा करके ली गई। कई बार हम लोगों ने आपको उदाहरण दिया यहीं पर बैठ करके कि जब पुराने लखनऊ में घंटाघर के पास मुझे बिजली घर शिफ्ट करना था और उसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी, तो उस जमीन को उपलब्ध कराने के लिए मार्केट वैल्यू मुझे देनी पड़ी, तो हम लोग पीछे नहीं हटे। 30 करोड़ से ज्यादा मार्केट वैल्यू देकर के सब स्टेशन के लिए जमीन ली गई। ये केवल एक दो उदाहरण नहीं, न जाने कितने मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां पर सरकार को अगर जमीन की जरूरत पड़ी तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से और जो बाजार भाव है उसके हिसाब से जमीन दी गई। हम लोग किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिनकी जमीन जा रही है, जिनकी रोजी रोटी जा रही है, जिनका पुश्तैनी घर जा रहा है, जिनको आप डरा धमका करके, जिनके पास अगर कागज नहीं है, कोई कानूनी चीज नहीं है, तो आप डरा धमका करके जमीन छीन रहे हैं, इसके खिलाफ है हम लोग। और हम भरोसा दिलाते हैं गोरखपुर के लोगों को, इन्होंने तो कुछ काम खास किया नहीं है। समाजवादी लोग आएंगे तो इनका जो फर्जी विरासत का गलियारा बन रहा है, विकास का गलियारा बनाएंगे जिससे लोगों को रोजी रोटी मिले। वहां आज भी बड़ा कारखाना जो चल रहा है वो समाजवादियों की देन है। गोरखपुर में कई कारखाने जो चल रहे हैं, नेताजी जब मुख्यमंत्री थे उस समय की कई योजनाओं के परिणाम की वजह से बड़ा कारखाना लगा और चल रहा है। ये जमीन का मामला केवल एक जिले का नहीं है, हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा कर रहे हैं। सुनने में आया लखनऊ में कई तालाब कब्जा हो चुके हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है कि गूगल मैप भी होते हैं, सैटेलाइट मैप भी होते हैं। सैटेलाइट मैप में जो तालाब दिखाई दे रहे थे 17 तक, जो खत्म कर दिए गए हैं, वो नक्शे कोई नहीं बदल सकता। उनको बदलने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा, उसके लिए वीजे की जरूरत पड़ेगी। यहां तो गोरख धंधा चल सकता है, लेकिन अमेरिका में गोरख धंधा नहीं चल सकता। वो सैटेलाइट मैप्स वो वैसे के वैसे दिखाएंगे तस्वीर कि 2017 में कहां तालाब थे लखनऊ शहर में जो कब्जा हो गए। हम लोग व्यापारियों के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त है और बड़े बड़े नेता जो है बीजेपी के आज अपनी टपटपा जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, हर जगह कानून व्यवस्था ध्वस्त है। केवल जौनपुर जिले में 60 दिनों में 26 हत्याएं हुई हैं। ये तो एक जिले का है। जब सरकार पूरी जमीन छीनने में लगी है तो कानून व्यवस्था कौन देखेगा? सोना बहुत कीमत बढ़ती जा रही है, उसका कारण कुछ लग रहा है कि जिन्हें जमीन से प्यार है उन्हें सोने से भी प्यार है। आजमगढ़ में जो है भ्रष्टाचार पूरा बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने बोला है, कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ जो है, पहले तो ये सब नर्सिंग होम है, आउटसोर्सिंग में जितने लोगों की इनकी भर्ती कर रहा है, पैसे ले लेके कर रहा है। दिलीप सिंह ने जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने मोर्चा खोल दिया बीजेपी के खिलाफ। अच्छा, जब मैं बात गोरखपुर की कर रहा हूं तो आजमगढ़ क्यों जा रहे हो? किसने कहा झंडा समझौता हुआ था? नहीं, कभी कोई समझौता नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ, कोई किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ। नहीं, वो तो विरोध करने का एक तरीका है। साहब उनके बाद अब यही जगदीप धनखड़ ने भी अभी एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत पहला देश है दुनिया में जहां पे प्रियम्बल में बदलाव किया गया इमरजेंसी के दौरान। तो और वो परसों आपने बात कही भी थी। देखिए, ये बहस बहुत पुरानी है।
जो लोग आरक्षण को हटाना चाहते हैं, जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो लोग संविधान के विरोधी हैं, वो सीधे ये न कह करके वो सेकुलर और सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं। तमाम वो लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, भाईचारे के खिलाफ हैं, वो सीधा ना बोल करके जानबूझ करके सेकुलर और सोशलिस्ट के खिलाफ अपना समय समय पर विचार रखते हैं, क्योंकि सीधे सीधे कहने में उन्हें लगता है कि उनको अब वोट खिसक जाएगा, उनके गठबंधन के साथी खिसक जाएंगे। और जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य नहीं हैं, वो केवल चुनाव के लिए सदस्य बनते हैं, चुनाव चिन्ह पाने के लिए सदस्य बनते हैं। आप में से सब जानते होंगे बीजेपी के सदस्य कब बने मुख्यमंत्री जी? वो तो केवल चुनाव के लिए हैं। और बीजेपी की जब पहली बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय, ये बहस तब भी थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि हम रास्ता क्या अपनाएंगे। जो प्रस्ताव पास हुआ था, वो प्रस्ताव उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, यही प्रस्ताव पास हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता सेकुलर होगा, सोशलिस्ट रास्ता होगा। अगर ये बात गलत है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। और उस समय भी ये बहस हुई थी कि ये दोनों बातें नहीं आनी चाहिए बंबई के अधिवेशन में। इससे भी खराब बात ये हुई है वहां कि अधिवेशन के लिए धन किसने दिया था, वो विषय आपके लिए छोड़ता हूं मैं, वो रिसर्च करके बताइए आप। 2008 में सभा में पब्लिक भी हुआ था सर, वो पब्लिक भी हुआ था कि सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म दोनों का उनका येलो कलर की कॉपी थी उनकी खुद के संविधान में। उस सम्मेलन में गांधी जी और जयप्रकाश जी की तस्वीर भी लगाई। ठीक है, मैं सहमत हूं आपसे, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, सेक्युलरिज्म और समाजवाद हटाने की बात कर लीजिए कि 1976 में जोड़ा गया था। 1973 में सुप्रीम कोर्ट केसों भारती में डिसाइड कर चुका है कि सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान। भाजपा आरएसएस को जरा परेशानी क्यों होती है समाजवाद? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है 1973 में केसों भारती। ये बहस लंबी है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जहां डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि जब आप ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में सबको अधिकार देना चाहते हैं, सबको बराबर के लिए देना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी को और एक्सप्लेन किया है सेकुलरिज्म ने और सोशलिज्म ने। सेकुलरिज्म हमें इक्वलिटी इन रिलीजन बताता है और डिफाइन कर दे रहा है, और सोशलिज्म हमें इक्वलिटी लाता है समाज की कैसे एकता हो, तो वो आरक्षण की बात होती है उसमें। ये आरक्षण के खिलाफ है, ये भाईचारे के खिलाफ है, ये हमारे आपके सबकी एकता के खिलाफ है। इसलिए ये एंटी सेकुलर है। सेकुलरिज्म इसलिए नहीं पसंद इनको, और आरक्षण का सीधा सीधा हमला नहीं कर सकते ये लोग, इसलिए सोशलिज्म का रास्ता अपनाते हैं। और कैपिटलिस्ट जब होगी देश, तो हमारे गरीबों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कई मौकों पर हम कहते हैं कि जो बात भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे नहीं कह सकती है, वो पीछे से ये कहती है कि हमें सोशलिज्म नहीं चाहिए, सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, क्योंकि ये नफरत फैला करके वोट लेना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गोरखपुर का इतना महत्वपूर्ण मसला है जहां पर व्यापारियों की जमीनें छीनी जा रही हैं, अपने लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जब मुख्यमंत्री जी अपने ही क्षेत्र में जहां से चुने गए हैं या अपने ही गृह जनपद के लोगों को न्याय नहीं दिला सकते, तो उत्तर प्रदेश जनता को कौन सा न्याय मिलेगा?
आप जानते हो क्या होगा सरकार में? मैंने कहा ट्यूशन फ्री पढ़ा रहे हैं बीजेपी के लोग हम लोगों को। अखिलेश जी, जगन्नाथ यात्रा में जिस तरीके से काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद जब मुख्यमंत्री का बात आती है तो पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं अखिलेश जी? किस चीज को? जगन्नाथ यात्रा में जिस तरीके से कल किया गया हंगामा, वहां क्यों जा रहे हो? उन्नाव में देखो आप क्या हुआ। उन्नाव में सुनने में आया घटनाएं बहुत हुई हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है? जब धार्मिक यात्राओं को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही सरकार। संजय साहब कह रहे हैं कि एक सपा ने नहीं सुनी तो हम भाजपा में आए, अपनी सुनी तो फिर हम कोई और वो जीतने वाले दल के तरफ भाग सकते हैं, और ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। यहां बैठे थे मेरे बगल में, 2 घंटे बाद छोड़ के चले गए थे हमें। नोएडा के जितेंद्र यादव, उनके साथ जो घटना घटी उसके बाद से वहाँ के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे महेश शर्मा, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपका इलाज कराया जाएगा जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। 8 साल के दिन हो गए, वो जो 400-500 का वेट अपने पैर में उठाता था, आज वो एक गिलास पानी भी खाने के लिए वो मजबूर है। उसके महीने का खर्चा 30 से 40 रुपए आता है, उसके पास कुछ भी आमदनी का साधन नहीं है, पिताजी की तबीयत खराब रहती है। क्या कहेंगे? वो सबसे पहला फेक इनकाउंटर था जो नोएडा में हुआ था, जिसकी कोशिश की गई थी। फेक इनकाउंटर, केवल मुआवजा नहीं और आश्वासन जो नहीं पूरा किया, उसके साथ साथ जिस पुलिस कर्मचारी ने, पुलिस अधिकारी ने वो किया था, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। और कहां ट्रांसफर कर सकते? मध्य प्रदेश थोड़ी चली जाएगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई। पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे, अगर ये सवाल उठता है तो। गाजीपुर में जंगीपुर में दलित बस्ती पर बुलडोजर चला है, बरसात का समय और पूरी तरह से। मैंने उस पर कहा है कि इस समय बरसात के समय पर, और जब उन पे कुछ रहने की जगह नहीं है, ये सरकार जानबूझ करके कार्रवाई कर रही है। न जाने कितनों के घर इन्होंने गिराए हैं। ये बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बन के रह गया है। एमआईएम के यूपी अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो कह रहे हैं कथावाचक किताब वालों को बुला लिया, अलीगढ़ में जिन लोगों को मारने की कोशिश की गई जान से, उन लोगों को अखिलेश यादव अपने यहाँ क्यों नहीं बुलाया? हमारी पार्टी के लोग गए थे वहां, हमारी पार्टी के लोग गए थे वहां। क्यों गोरखपुर का मुआवजा नहीं मिलने दोगे व्यापारियों को? गोरखपुर से सटे हुए जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, वहां से उड़ानें बंद हो गई, और कई जिलों में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, वहां से उड़ानें बंद हो गई। हमारे यहाँ फुब्बारे भी चोरी हो गए हैं, कहीं गोरखपुर में तो नहीं लग गए हैं? नहीं, दुख इस बात का है कि गोरखपुर का सर्किट रेट बढ़ा ही नहीं है। और जब जमीन लेनी थी अयोध्या में, उस समय सर्किट रेट नहीं बढ़ा। जब बीजेपी के लोगों ने जमीन ले ली, उसके बाद सोचिए 200% सर्किट रेट बढ़ गया। इसका मतलब ये मुनाफा किसको पहुंचा रहे हैं? इसी तरह गोरखपुर में ये जमीन जब अपने लोगों को ये दिला देंगे, उसका फिर सर्किट रेट बढ़ा देंगे। विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, क्या राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद की लड़ाई आगे देखी जाएगी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं हम राष्ट्र के साथ हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये जात को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये किस दिशा में जा रहा है? वो लोग जातिवादी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी की जाति बताई, वो बहुत घोर जातिवादी लोग हैं। अखिलेश जी, उन्नाव में 336 स्कूलों
की एक सूची जारी की गई है और उसको मर्ज करने के आगे बात की जा रही है। बच्चे और जो अभिभावक हैं और शिक्षक काफी परेशान है। इन्होंने वो स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिन स्कूलों में बूथ भारतीय जनता पार्टी हारती थी। इन्होंने वो स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिन बूथों पे भारतीय जनता पार्टी हारती थी। तमाम वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं क्योंकि फिर वहां पर बूथ रहेगा ही नहीं। वोट डालने आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। केवल ये पढ़ाई के लिए साजिश नहीं है, हमारी बहनें बेटियां पढ़ने कैसे जाएंगी उनके खिलाफ साजिश है, और वोट डालने कैसे जाओगे इसके लिए साजिश है। ये सोची समझी रणनीति के तहत इलेक्शन कमीशन से मिलकर के उस डेटा को मैच कर करके ये फैसला सरकार ले रही है। और गोरखपुर में नेता प्रवेश नहीं कर पाते हैं, सड़क पर महिला सुरक्षित नहीं है, थाने में खाती सुरक्षित नहीं है, और जिले में सीएमओ और डीएम आपस में ऐसे लोग को यहाँ सब इंजन टकरा रहे हैं, डिब्बे टकरा रहे हैं, गार्ड रूम टकरा रहा है, और आखिरी समय सब लूट में लगे हुए हैं। कौन सा विभाग बचा है जहां लूट ना हो रही हो? ये मांग सबकी है कि जो मार्केट वैल्यू है या जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप मुआवजा नहीं देते हैं तो विरोध होता है। आप विकास के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन कम से कम उन लोगों के लिए न्याय तो करो आप। अब गोरखपुर में एक बेटी के साथ क्या घटना हुई है सोचिए आप। क्या जीरो टॉलरेंस है इनका? इनका जीरो टॉलरेंस ही जीरो है। आप गाजीपुर में देखिए कितने गरीब परिवार हैं जो रह रहे थे वहां पर, और इस बरसात के समय पर उनको तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर से उनके सब कुछ घर मकान तोड़ दिए गए। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के कोई न कोई नया षड्यंत्र अपनाती है। जैसे एग्जाम्पल इस साथी ने जो सवाल पूछा है प्राइमरी स्कूल का, कन्नौज में जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं, जो स्कूल हटाए जा रहे हैं, उनमें एक भी भारतीय जनता पार्टी बूथ नहीं जीतती। और कहां लगा रहे हैं? जहां थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी का वोट है वहां। आपने कुंदरगी का चुनाव तो देखा होगा, कानपुर का चुनाव भी देखा होगा, बाई इलेक्शन आपने, मीरापुर का चुनाव भी देखा होगा आपने। ये जितने फैसले हो रहे हैं सब पॉलिटिकल फैसले हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से मिलकर हो रहे हैं। हम लोगों ने शिकायत की थी, गोरसाईगंज चेयरमैनी का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मशीन लगाई हुई थी आधार कार्ड बनाने की, मशीन लगाई हुई थी, उसका वीडियो रिकॉर्ड है। कई 100 आधार पकड़े गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी पर। कोई कार्रवाई हो तो बताओ आप। और सीसीटीवी में सब कैच है, सब कुछ कैच है, उसमें सब कुछ है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग है। अभी जैसे हारे फिर हारेंगे, अभी तो हारे ये लोग, इसीलिए घबराए हुए हैं ये लोग, इसीलिए नया नया तरीका अपनाते हैं, नया षड्यंत्र अपनाते हैं। अच्छा सर, एक बात और सुनने में आया कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा भू माफिया वो सक्रिय, जब मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में रहते तो और सक्रिय हो जाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे हो कि यही सबसे बड़े भू माफिया हैं? क्या चीज? तो आज चला जाएगा, आज चला जाएगा, पत्र में क्या है?
12 साल का बच्चा था, उसको रात में मार दिया गया चाकू से गोद करके, और वहाँ के सांसद भी आपके पार्टी से और वहाँ के विधायक भी आपके पार्टी से। उस परिवार को न्याय मिले और जिसने भी घटना की है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। केवल जौनपुर का मैंने आपको बताया था कि 60 दिन में कितनी हत्या हुई सोचिए। और उत्तर प्रदेश न केवल हत्याओं में बल्कि दलितों के खिलाफ अन्याय में, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सबसे ज्यादा उत्पीड़न अन्याय महिलाओं के साथ हो रहा है। और वो आंकड़े सरकार के बता रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। जौनपुर के अकेले में 60 दिनों में 26 हत्याएं। सोचिए आप, कल्पना कीजिए। क्या है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्डेड मैसेज आया इनके पास, और डंका तो तब बजता नजर आया जब प्रेस का स्थान भी नंबर 1 हो दुनिया में। आप लोग कहां खड़े हो? हैं? 152 में। सोचिए आप खुद कहां खड़े हो? आप क्यों डंका बजने वाले के पक्ष में बोल रहे हो आप? अच्छा नहीं, ठीक है। कौन सा सम्मेलन करेंगे? अब उनका कार्यक्रम है तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए? नहीं, जिनके पास जमीन है उन्हीं के पास सोना है। नहीं, सोने में यह है कि इधर रेट बहुत बढ़ गया है और सोना सोचिए कहां पहुंच गया है। सोना कहां पहुंच गया सोचिए आप। तो कुछ लोगों को पता है कि मुनाफा कहां पर है, मुनाफा कहां पर है और कहां रखा जा सकता है मुनाफे का। और जहां तक सोने का सवाल है, मैंने आपसे कहा कई प्रतिमाएं जो समय समय पे हम लोगों ने महापुरुषों की सोने की बनाने का फैसला लिया है। इसी गोमती रिवर फ्रंट पे आप देखेंगे कि कई महापुरुषों को सम्मान में हम लोग प्रतिमाएं लगाएंगे। तो किसी की सोने की तलवार होगी, किसी का सोने का भाला होगा, किसी का सिंहासन सोने का होगा। हैं? जो बिजली मंत्री बने हैं वो बनाए भी इसीलिए गए हैं जिससे कि बिजली विभाग बेचा जा सके। मक्के का सर्वे मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से किया था और हाईवे पे कहीं देख लो सड़कों में मक्का सूख रही, वो दिखाई नहीं दे रही इन्हें। केवल यही नहीं बेचा इन्होंने, अभी सुनने में आया है प्लांट चलाने के लिए, कन्नौज का प्लांट चलाने के लिए, आपका कानपुर का प्लांट चलाने के लिए जिसके सबसे ज्यादा बजट उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी ने दिया, और अंबेडकर नगर का फॉडर का जो उनका जानवरों का उसके लिए जो प्लांट लगा था वो भी सरकार ने अपने हाथ से हटाकर दूसरे को दे दिया सोचिए चलाने के लिए। क्या? उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। किसानों की समस्याएं बताई, व्यापारी की बताई कि भाई ये समस्या उनकी जमीनें ली जा रही हैं, तो आप ये भी क्लियर करिए ना उनको कैसे न्याय दिलाएंगे आने वाले समय में। कोई भी सुझाव सरकार को नहीं देंगे, कोई भी सुझाव हम सरकार को नहीं देंगे। 1 साल बाद 1.5 साल बाद जब सरकार बनेगी तो अच्छे काम करेंगे। अरे आप वो दिखाई नहीं था, सब अच्छे काम किए समाजवादियों ने। क्या
वो तो नोटिस देंगे ही दोनों, क्यों नहीं देंगे नोटिस? जब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बोल दिया है तो नोटिस तो जाएगा ही जाएगा। आप लीडर पोजीशन कैसे रोक सकते, सोचिए आप। लीडर पोजीशन को रोक रहे हैं, सोचिए आप। तो मुख्यमंत्री जी की आवाज से कटिया लगवा लें। उनके यहाँ तो 24 घंटे आ रही होगी। जब ये बताए, कितनी बार आपको बताएं, एक भी पावर प्लांट बड़ा इस सरकार ने नहीं बनाया। सोचिए उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है। एक भी बड़ा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने मिलकर के नहीं अभी तक लगाया है, न पूरा कर पाए हैं। जो भी प्लांट बड़े समाजवादी सरकार में लगे थे, उन्हीं की वजह से बिजली उत्तर प्रदेश में आ रही है। चाहे वो ललितपुर का हो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, चाहे हरदोईगंज का हो सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, चाहे पनकी का थर्मल प्लांट हो सुपर क्रिटिकल, चाहे आपका एटा का हो, चाहे आपके इलाहाबाद के हो 12 के, तो ये तमाम बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार के समय पर लगे थे। वही बिजली उपलब्ध उत्तर प्रदेश को हो रही है। न केवल पावर प्लांट लगे थे, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस लगी थी और आपकी ग्रिड को जोड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया था। आपके डिस्ट्रीब्यूशन में बड़े काम हुए थे। जब इस सरकार ने मन ही बना लिया है कि पूरा बिजली विभाग बेच देंगे, इसीलिए बिजली नहीं दे रहे हैं। कमी इनकी खुद की है और ये थोप रहे हैं अधिकारियों पर, जो इंजीनियर्स हैं और कर्मचारी उन पर। मुख्यमंत्री की बात का दावा करना है कि हमने 2017 के बाद अब तक 10,000 मेगावाट बढ़ा। उनसे पूछ लो कि एक पावर प्लांट कौन सा लगाया आपने। नहीं, आप रिकॉर्ड मत देखिए, गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी पे से पूछ लीजिए। मोबाइल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चैट जीपीटी पे पूछिए। है चलो, अभी तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है चैट जीपीटी, अभी तो ठीक इन्फॉर्मेशन देगा। कोई बड़ा बिजली कारखाना नहीं लगाया। कभी नाम सुना उनके मुंह से कहते हुए कुछ? तो बिजली खरीदे, लोगों पे दबाव बना रहे हैं कि सोलर ना। बिजली जब इतनी महंगी कर दी तो बिजली किसकी वजह से महंगी हुई है? बताओ कितनी महंगी बिजली है आजकल। और जितनी आने वाले समय में बिजली की खपत बहुत बढ़ेगी। आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी खपत बढ़ेगी, देखिएगा। इतना सब कुछ बिगाड़ दिया है कि सुधारने में भी न जाने कितना समय लगेगा। 9 साल में इन्होंने 20 साल का बिगाड़ दिया सब कुछ। कोई नया गाना या पुराने गाना सुना दें? नहीं, इतनी सीरियस बात हो रही है। सोचिए, चल के आए हमारे चंदौली के, बंदरगाह बना रहे हैं, मतलब पानी तो है नहीं, चलेगा कहां पानी का जहाज? वो कहां से चला लोगे? कोई आपके ड्रेजिंग नहीं है, कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बस अपने लोगों को ठेका मिल जाए, कमा लें, बस इसलिए काम हो रहे हैं। आप खुद सोचिए, गंगा साफ हो गई क्या? और पानी खत्म हो गया नदियों में, देखिएगा अभी आप। अभी तो चलो बारिश है तो पानी दिखेगा, लेकिन जब पानी नहीं रहता तो कैसे चलाओगे आप पानी का जहाज? अरे ये जहां पर ये बंदरगाह बन रहा है, वहां कितने दिन बंद रहा, खड़ा रहा पानी का जहाज, ये लोग जानते होंगे। निकल ही नहीं पाया वहां से। जानते हो कितने महीने खड़ा रहा, बताओ? 1 महीने से ज्यादा खड़ा रहा, 1.5 महीना खड़ा रहा। सोचिए आप, 6 महीने खड़ा रहा, सोचिए आप। ये बहुत कम है सोलर प्लांट पे। सोलर जो लग रहा है घरों में, जो 30,000 रुपए मात्र दे रही है सबके लिए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट 78,000 रुपए दे रही है। तो यूपी गवर्नमेंट एक तो बढ़ा नहीं रही है सब्सिडी और 6 महीने में दे रही है।
सरकार अपना बजट और डाले, इसमें बजट और बढ़ाए जिससे सब्सिडी दे सकें। ये सब प्लांटेड लोग हैं, क्योंकि उन्हें मुद्दा बदलना था, इसलिए प्लांटेड लोगों को आगे किया उन्होंने। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं। नहीं, बाइट नहीं, हम और लोगों से मिल लेंगे, कर देंगे, होगी बात।